स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिन्हा की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी काल और कला। जिस दिन राजा लक्ष्मण सिंह को हमीरपुर रियासत की राजगद्दी मिली, उस दिन का क्या कहना। रियासत के शहरों में, गांवों में तथा घर घर में दिवाली मनाई गई। रियासत की ओर से मिठाइयां बांटी गईं, सोने और चांदी के जव लुटाए गए। रियासत के छोटे बड़े सामंतों को सनद और तमगे दिए गए। कैदियों को रिहाइयां मिली, मरीजों को दवाइयां। राजा के शीश महल की शोभा तो वही बताए जो बिजली की बत्तियों में बिजली की तरह कौंधती हुई उस अट्टालिका पर एक क्षण भी अपनी आंखें टिका पाए। हाँ, अंदर के रंग बिरंगे झाड़ फानुस में झिलमिलाती जगमगाती मोमबत्तियों की शीतलता बाहर की सरगर्मी को कुछ सहमा रही थी और दरबार हॉल के कोने कोने में सतरंगी रोशनी की चादरें बिछा रही थी। दरबार हॉल की छटा निराली थी। गंगा जमनी के सिंहासन पर राजा लक्ष्मण सिंह विराजमान थे। छत्र चंवर लिए दो सुंदरियां सिंहासन के दोनों तरफ सटे खड़ी थीं। सिंहासन के पीछे झीनी चिलमन की ओट में नई रानी की गद्दी लगी थी। अनगिनत नवेलियां नई सज धज के साथ उन्हें झालरदार पंखे झल रही थीं। बाहर सिंहासन के दोनों ओर राज्य के सामंतों की कुर्सियां सजी थीं। सभी अपने ओहदे और मर्यादा के मुताबिक बैठे थे। हाँ, दीवान जी का आसन राज सिंहासन के बिल्कुल समीप था। हॉल के बीच में मखमली कालीन पर एक सुनहली आसनी बिछी थी। राजगायक सत्यपाल उसी पर बैठकर अपने तानपुरे का सुर संभाल रहा था। उसको घेरे अन्य वाद्यों के गुणी भी अपने अपने साज का सुर मिला रहे थे। तारों की झनकार तथा झीनी चिलमन के उस पार से आती नवेलियों की चूड़ियों की खनक सारे वातावरण में मधु बिखेर रही थी। सत्यपाल आज ही राजगायक के पद पर आसीन किया गया है। इस छोटी उम्र में ही उसकी ख्याति सारे राज्य में फैल चुकी है। आज उसे राज दरबार की मान्यता भी मिल गई। इस नए पद से उसके प्रथम सार्वजनिक दर्शन को सभी बड़े अचरज और कौतूहल भरी आंखों से देख रहे थे। सुर मिलाने में देर हो रही थी। राजा को ये खल रहा था। उन्होंने झट हुक्म फरमाया, सत्यपाल जी, काफी विलंब हुआ। अब आप अपनी तान से आज की सभा को धन्य धन्य कर दें। सत्यपाल ने छूटते ही उत्तर दिया, क्षमा करे राजन, कला किसी के हुक्म की बंदी नहीं। सुर मिलने दें, फिर स्वर की सुरा का पान तो आप सभी करेंगे ही। राजा को ये उत्तर अच्छा न लगा। वो तमतमा उठे तो बूढ़े दीवान ने परिस्थिति संभालते हुए कहा, अरे राजगायक, तुम सही कहते हो, मगर तुम्हारी कला के निखरने का इससे बढ़कर और दूसरा सुंदर अवसर कौन होगा। गायक हंस पड़ा। राजा मुस्कुरा दिए। बढ़ती हुई गंभीरता हंसी में परिणत हो गई। सत्यपाल ने सुर लेकर तान छेड़ दी। अन्य वाद्य भी उसके सुर पर मुखर उठे। सारा हॉल गूंज उठा, सभी झूम उठे। गायक के गले की माधुरी का रसपान कर सभी इस धरती से उठकर स्वर गंगा की लहरों पर थिरकने लगे। कलाकार की उस अनूठी कला की मोहिनी ही कुछ ऐसी थी कि सभी उस लय में लवलीन हो गए। दरबारियों की नजर राज सिंहासन से हटकर सत्यपाल पर अटक गई। रानी भी अवाक हो उसे एकटक निहारती रही। छत्र चंवर लिए सुंदरियां भी तन्मय हो गई। राजा लक्ष्मण सिंह चकित हैं। उन्हें जान पड़ा कि सत्यपाल की कला की ऊंचाई के आगे उनकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं झुक गईं। उनकी चेतना डगमगाने लगी कि गायक की साधना महान है या उनके सर की कलगी, उनके राज्य का क्षेत्र बड़ा है या सत्यपाल की कला का प्रसार।
संगीतकार के गीत की ध्वनि शक्तिशालिनी है या उनकी हुकूमत। उन्हें भास हुआ कि उनका सिंहासन डोल गया। किसी तपस्वी के तेज से इंद्रपुरी की धरती कांप गई। सत्यपाल जब भी सूर की ऊंचाई पर आंखें मूंद ध्यानस्थ साधक की तरह उठने लगता तो राजा की छाती की पंजरियां हिल जाती। राजा ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रीभूत कर जोर से कहा, संगीत बंद हो, बंद हो, बंद हो। पर यह क्या, किसी पर कोई असर ही नहीं। उन्होंने फिर तालियां बजाई, पर सुने कौन? सभी रस में सराबोर, राजा परेशान। दीवान जी ने फिर अदब से कहा, राजन, संगीत का माधुर्य ही कुछ ऐसा कि सब रम गए हैं, जरा रुक जाएं। वाह दीवान जी, आप भी मेरे हुक्म की। राजा साहब ने तेवर बदलते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात है। मगर हुजूर, आप तो जानते ही हैं कि कला तो किसी हुकूमत की बंदी नहीं, और अब तो संगीत भी समाप्ति पर है। सत्यपाल का संगीत समाप्त होते ही सारा हॉल करतालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा लक्ष्मण सिंह अपने सिंहासन पर बैठे उपचुप होते रहे, परंतु रानी ने अपना हार उतारकर कलाकार को भेंट स्वरूप भेज दिया। रानी की सहृदयता की प्रशंसा सभी करने लगे। सत्यपाल ने कृतज्ञता से सर झुका लिया, किंतु राजा खीज से बुत हो गए। उन्हें लगा जैसे कलाकार की साधना के सौध पर आज उनका मोहरों और रत्नों से भरा भंडार शून्य हो गया। दरबार बर्खास्त हुआ। राजा शयन कक्ष की ओर बढ़े। रानी अभी भी सत्यपाल के गीत की कोई कड़ी गुनगुना रही थी। राजा ने गरज कर कहा, भरी सभा में अपना हार देकर तुमने मेरी तौहीन की, और आधी रात गए अभी भी तुम उसी की कड़ी दोहरा रही हो। महाराज, संगीत राज की कला कुछ इतनी ऊंचाई पर थी कि बरबस हृदय खिंच गया। फिर आप ही कहें, उसकी साधना की पौर पर हमारे नौलखे हार की बिसात ही क्या। जले पर नमक के इस छिड़काव पर राजा तिलमिला उठे, पर तिल का ताड़ करना बेकार था। राजा ने कमरे की बत्ती बुझा दी, सोने का प्रयास करने लगे, पर उनकी आंखों की नींद हराम थी। रात तो आंखों में ही कट गई। हाँ, लाख सिर चीरने पर भी उन्हें ये पता नहीं चला कि आखिर वो कौन कड़ी है जो लघुता और महानता की सीमांत रेखा बन जाती है। उस रात के प्रदर्शन के पश्चात संगीत राज सत्यपाल की ख्याति और भी बढ़ चली। राज्य के हर कोने से उन्हें निमंत्रण आता। जहां कहीं भी वे जाते, संगीत समारोह होते। उनके गीत हर अवसर पर गाए जाने लगे। विवाहों में मंगल, होली में फाल्गुनी, चैत में चढ़ता तथा सावन में कजली। नववधुओं की सुरीली काकली भी उनके गीतों की कड़ियां मिलती। विरहिणी के वियोग में उनके गीत की लड़ियां सुनाई पड़ती। हिंडोलों पर उड़ती हुई छोरियों के सुमधुर स्वर में उनके गान की तान फूटती। गायों के झुंड में घिरे चरवाहे उनके राग अलापते रहते। खूब अंधेरी रात में किसी विजन वन को पार करते हुए राही उन्हीं की सुरीली तान के सहारे अपना भय और श्रम मिटाते, अपने ठिकाने पहुंचते, और पिता के घर से बिछुड़ती बालिकाएं उन्हीं के गीतों के रस में डूबकर बीते हुए कल को भूल जाती। उधर राजा की परेशानी भी दिनों दिन बढ़ती जाती। राजगद्दी के बाद नए राजा के नाम की कीर्ति तो बढ़ी नहीं, बढ़ी उत्तरोत्तर संगीत राज की कला की। बाजी किसकी और जीत किसकी। राजा लक्ष्मण सिंह को यह परिस्थिति बहुत खल रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने सत्यपाल को बुलाकर कहा, सत्यपाल, तुम तो राज दरबार के गायक हो, फिर गांव गांव गली गली तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत। देखो, मेरे महल के एक खंड में तुम्हारा निवास स्थान रहेगा, और केवल दरबार में ही तुम्हारे संगीत का प्रदर्शन हुआ करेगा। परंतु महाराज, मेरी कला तो अब राजप्रासाद के चार दीवारियों को पार कर जनता की गोद में पहुंच गई है। फिर उससे अनाड़ी न बनो सत्यपाल। तुम्हारी कला की मर्यादा राज गायक होने में ही है। यदि तुम्हारे गीतों की कड़ियां सस्ती बनकर गली गली सुनाई पड़ने लगी, तुम्हारी तान यदि किसान मजदूरों के झाल मजीरों पर भी उठने लगी, तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे पद की मर्यादा ही क्या। राजन,
धनवान का धन अंधेरी कोठरी की तिजोरियों में छिपा कर रखा जाता है। बस हर दिवाली को उसे घी का एक दिया दिखा दिया जाता है। धनवान इसे ही अपनी शोभा और श्री समझता है। परंतु कलाकार तो अपने धन का श्रृंगार उसके वितरण में ही पाता है। उसकी तिजोरी तो कोटि कोटि जनता का हृदय है, कोई भारी भरकम लोहे की संदूक या अलमारी नहीं। कलाकार, तुम अपने दायरे से बाहर जा रहे हो। महाराज, मैं अपने हक की मांग करता हूँ। हक के दावेदार, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुके हो। तुम्हें जंजीरें पहननी होंगी। जंजीरें मेरा हार होंगी राजन। और सत्यपाल बंदी हो गया। राजा को शांति मिली, अब चैन पड़ा। आज से उनकी कीर्ति लतिका उत्तरोत्तर फैलती जाएगी और कलाकार की कला और ख्याति मिटते मिटते मिट जाएगी। आज राजा लक्ष्मण सिंह की वर्षगांठ है। देवालयों में भजन पूजन तथा महल में रंगरलियां मनाने का विशेष आयोजन है। दरबार लगा, राजा को नजरें पेश हुईं, नए साल की मुबारकबादियां दी गईं। फिर दीवान जी ने बड़ी आजिजी से कहा, महाराज, पिताजी के समय से ये परिपाटी चली आ रही है कि हर सालगिरह पर राज्य की उन्नति और प्रजा के सुख के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान किया जाता है। फिर आपकी कीर्ति फैलेगी, यश बढ़ेगा और राज्य की मर्यादा भी ऊंची उठेगी। राजा लक्ष्मण सिंह का नाम रोशन हो, उनकी कीर्ति की धवल पताका सदा फहराती रहे। वाह, कितनी आकर्षक योजना। राजा पिघल गए। सूती रेतों पर नहर निकालने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ ये भी सुनाया गया कि मुख्य नहर का नाम होगा लक्ष्मण सागर। साल पर साल की तहें पड़ने लगी, वर्षगांठें आती और जाती और सालों साल बनते गए लक्ष्मण भवन, लक्ष्मण नगर, लक्ष्मण लोक कल्याण मंदिर, लक्ष्मण शिशु गृह आदि आदि। राजा को गर्व है कि उनके नाम से जुड़कर इतने बड़े बड़े निर्माण हुए। अब उनके नाम और यश की पताका सदा समय की छाती पर बैठकर फहराती रहेगी। काल इसे खा नहीं सकता, समय इसे मिटा नहीं सकता। चला था एक अदना सा कलाकार उनसे होड़ लेने। बस आ गया मुंह के बल एक ही चपेट में। और सत्यपाल एक दिन चल भी बसा, मगर दरबार में किसी ने भी उसकी मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना न समझा। राजा लक्ष्मण सिंह तो अपनी गौरव पताका को स्थायी बनाने की ही तमाम बंदिशों में फंसे रहे। उन्हें क्या पता कि उनके राज्य का वो श्रृंगार सौध ही आज टूट पड़ा, जिससे उनके राज्य का नाम राज्य के बाहर भी प्रसिद्ध था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, युग बीते और बीत गई राग और रंग की वो दुनिया। फिर एक दिन वो भी आया जब विदेशी सत्ता के समाप्त होते ही हमीरपुर रियासत भी भारत की स्वराज्य सरकार की चौड़ी चादर के नीचे ढक गई। राजा लक्ष्मण सिंह अपनी तमाम शोभा और श्री को चंद पेटियों में बंद कर बंबई शहर के एक होटल में जा टिके। स्वतंत्रता की उमड़ती लहर के आवेश में जनता ने राज्य से तमाम विदेशी निशान को मिटा दिया और मिटा दिया राज्य तंत्र के साथ साथ राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी। लक्ष्मण भवन के ललाट पर सत्यपाल भवन का पत्थर जड़ गया। सत्यपाल जन कवि माना गया और उसके तमाम गीतों और राग रागिनियों को खोज खोज कर सत्यपाल भवन में सुरक्षित रखा गया। उसका तानपुरा, उसकी कलम और उसके निजी व्यवहार की सारी संग्रह योग्य वस्तुएं संग्रहालय में सजा कर रखी गईं। हर साल उसकी जयंती मनाई जाती और जनजीवन के हर व्यापार में उसके गीत सुनाई पड़ते। कोयल की कूक में, पपीहे की पुकार में, झरने की झरझर में, सरिता के मरमर में, नववधुओं के लोकगीतों में, गायकों के संगीतों में, मजदूरों तथा किसानों की जिह्वा पर और जन जागरण की हर गूंज में कलाकार सत्यपाल की कला थिरकती रहती। आज राजा लक्ष्मण सिंह का कोई नामलेवा तक न रह गया, पर सत्यपाल की कीर्ति को न कोई समय का स्रोत धो सका, न कोई शासन का आतंक मिटा सका। उसकी गौरव पताका को न कोई आंधी उड़ा सकी और न कोई शक्ति उखाड़ सकी।
सत्ता तो सत्ता में जम गई, पर कला को कला की कैंची भी कतर न सकी। जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वो निरंतर भी है, चिर नवीन भी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।